फ्रेंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आपने वीडियो को देखना शुरू कर लिया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कि घायल तो है हर एक इस जिंदगी में, घायल तो है हर एक परिंदा, मगर जो फिर भी उठकर जिए वो है जिंदा। ये बिल्कुल सही बात है कि मुश्किलें तो सबके पास है, लेकिन जो मुश्किलों से ऊपर निकल जाता है वही जीता है। अगर सही मायनों में देखें तो आपकी जिंदगी सिर्फ 20 वर्ष की उम्र तक की होती है, उसके बाद में जिंदगी नहीं होती है। 20 वर्ष के बाद में कोई जिंदगी नहीं होती है, लोकल भाषा में कहे तो झंड है। लेकिन इसके बाद में भी जो डटा रहे उसे जीना कहते हैं, उसे जिंदा कहते हैं। कुछ लोग अपने आप को मार देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कि आपको ऐसे इंसिडेंट आए दिन मिलते होंगे, देखते होंगे, फेस किए होंगे, आपके कभी पास में भी हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड, बस मजबूत रहिए जिंदगी में और अच्छे से जिए, जितना हो सके अच्छे से जिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। कल हमने अलर्ट पढ़ा था, उसके बाद में आते हैं राहुल श्याम सिंह। श्याम सिंह के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि श्याम सिंह ने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की। आप कहेंगे बप्पा रावल, नहीं, वो नाम, पूरा नाम था उनका बप्पा रावल, लेकिन इन्होंने अपने नाम के आगे रावल उपाधि लगवाई। इनके बाद में इनके दो पुत्र थे, एक का नाम सामंत सिंह और दूसरे का नाम कुमार सिंह। कुमार सिंह, सामंत सिंह बड़े थे, राजा बने, जो कि सदियों से चलता वंशज था, परंपरा थी, राजा बने। लेकिन उस समय मालवा के परमार राजा मुंज मेवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करने के बाद मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद में कुमार सिंह मेवाड़ को पुनः प्राप्त करते हैं। बस इतना ही इनके लिए पर्याप्त है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद में इनके वंशज है जेतर सिंह, कुमार सिंह के वंशज है जेतर सिंह, और जेतर सिंह ने भोताला का युद्ध लड़ा। और जो भोताला का युद्ध था, जेतर सिंह ने 1226 में, इस युद्ध में एक तरफ इल्तुतमिश था और दूसरी तरफ जेतर सिंह थे। इस युद्ध में जेतर सिंह जीत जाते हैं और इल्तुतमिश हार जाते हैं, और हार कर भागते समय ये क्या करते हैं, नागदा को नष्ट कर देते हैं, आग लगा देते हैं नागदा में। इससे जेतर सिंह बहुत ही दुखी होते हैं। और उसके बाद में ये नागदा राजधानी नहीं थी, राजधानी तो आहड़ थी। अगर आहड़ बीच में आती इल्तुतमिश के तो वो आहड़ को भी जला देते, लेकिन ये राजधानी नहीं थी, ये पूर्व राजधानी थी। किसने बनाई, काल भोज ने बनाई थी। लेकिन इस समय राजधानी आहड़ थी, जो कि अलर्ट बनाते हैं। आहड़ को नहीं जला पाए, लेकिन नागदा को जला दी, इससे भी दुखी हो गए और उसके बाद में अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाते हैं जेतर सिंह। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि चित्तौड़ के प्रथम विजेता जेतर सिंह ही थे। और जो जेतर सिंह का ये तीसरी राजधानी मेवाड़ को बनाते हैं जेतर सिंह। और जो जेतर सिंह का शासन काल है, इसे मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल में एक और युद्ध इन्होंने लड़ा, जो कि 1248 में हुआ, और ये युद्ध दिल्ली के सुल्तान शासक नासिरुद्दीन के मध्य हुआ। एक तरफ जेतर सिंह थे, एक तरफ नासिरुद्दीन थे, और इसमें नासिरुद्दीन हार गए और वापस दिल्ली लौट गए। इतना ही जेतर सिंह के बारे में आपके लिए है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है, और इतना ही जानना हम उचित समझते हैं। इसके बाद में आते हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का काल बहुत ही कम रहा। इनका काल 1301 से लेकर 1303 के मध्य रहा।
राहुल रतन सिंह ने विवाह पद्मावती से किया। इनकी पत्नी का नाम पद्मावती था और ये सिंहल देश जिसे वर्तमान में आप श्रीलंका कहते हैं, वहां की राजकुमारी थी पद्मावती। पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन था। पद्मावती की सुंदरता के बारे में एक तोते की प्रजाति है जिसका नाम है हीरामन तोता। इस तोते ने राहुल रतन सिंह एक दिन बालकनी में खड़े थे और बालकनी में आकर इस तोते ने उनकी सुंदरता के बारे में बताया, खूबसूरती के बारे में बताया। इस सिर्फ तोते के कहने पे मंत्रमुग्ध होकर राहुल रतन सिंह श्रीलंका चले गए, यानी सिंहल देश चले गए और वहां से पद्मावती से विवाह करके वापस मेवाड़ आते हैं। जब ये वापस लौटते हैं तो इनके साथ दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति पद्मावती का भाई था जिसका नाम गोरा, और एक व्यक्ति पद्मावती का चाचा था जिसका नाम बादल, इसे आप बखूबी जानते हैं, गोरा और बादल। और ये विवाह के साथ में मेवाड़ आए। मेवाड़ आने पर इन दोनों को रतन सिंह अपने सेनापति बना लेते हैं और रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहा करते थे। ये मैं किसके अनुसार कह रहा हूं, तो ये मैं कह रहा हूं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत ग्रंथ लिखा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा और कब लिखा। किसने तो मैं बता ही रहा हूं, मलिक मोहम्मद जायसी ने, और कब लिखा आप जरूर बताइएगा। तो इस ग्रंथ के अनुसार राहुल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम राघव सेन था। राघव चेतन को क्या किया कि राहुल रतन सिंह अपने दरबार से निकाल देते हैं और निकालने के बाद यह व्यक्ति क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और वहां पर जाकर पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बातों ही बातों मंत्रमुग्ध हो जाता है। जिस तरह से राहुल रतन सिंह हुए थे उसी तरह से। अब ये व्यक्ति क्या करता है, ऐसा माना जाता है कि एक तो इन्होंने इसलिए मेवाड़ पर आक्रमण किया क्योंकि ये पद्मावती की सुंदरता से मोहित हो गए, और दूसरा ये माना जाता था कि ये अलाउद्दीन खिलजी विस्तारवादी नीति का था। ये अपने राज्य के विस्तार में विश्वास रखता था, ये अपने राज्य को बहुत बड़ा करना चाहता था, इसलिए इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। यह व्यक्ति 1303 में मेवाड़ को घेर लेता है और कई दिनों तक मेवाड़ को घेरे रखता है। ऐसे मान लीजिए कि ये मेवाड़ है और ये मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं कि मेवाड़ के अंदर आते हैं और राहुल रतन सिंह से कहते हैं कि हम संधि कर लेते हैं, लेकिन ये धोखा करते हैं और जाते वक्त राहुल रतन सिंह को बंदी बनाकर वापस ले जाते हैं अपने साथ। जब ये बंदी बना के लेके जा रहे थे तो गोरा और बादल ने अपनी तलवारें उठाई और तलवारें उठाकर राहुल रतन सिंह को वापस महल में ले आते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। गोरा और मृत्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और गोरा और मृत्यु आपसे पूछ लें कि गोरा बादल की मृत्यु हो गई थी, यानी वीर गति को गोरा और बादल प्राप्त हो गए थे। और अगर आपसे पूछ लें कि गोरा महल कहां पे है, गोरा और बादल महल कहां पे हैं, गोरा बादल महल तो वो चित्तौड़ शहर में। अगर पूछ ले कि गोरा बादल स्टेडियम कहां पे है, तो गोरा बादल स्टेडियम चित्तौड़ शहर में है। अब ये
गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राहुल रतन सिंह बहुत ही दुखी होते हैं, लेकिन इन्होंने राहुल रतन सिंह ने दुश्मनों के सामने झुकने से अच्छा समझा, ये समझा कि हम मृत्यु को प्राप्त कर ले। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हम शाखा करते हैं, एक उपाय निकाला कि हम शाखा करते हैं, और अपनी पत्नी पद्मावती से कहा कि तुम जौहर करोगे, मैं केसरिया करूंगा। शाखे में क्या होता है कि शाखा पुरुष के नेतृत्व में केसरिया होता है, और ये केसरिया कौन करते हैं? राहुल रतन सिंह करते हैं। और स्त्री के नेतृत्व में जौहर होता है, और ये जौहर पद्मावती करती हैं। केसरिया और जौहर शाखा पूर्ण शाखा तब होता है कि जब पुरुष केसरिया करके युद्ध में मृत्यु प्राप्त कर लेता है और स्त्री जौहर कर लेती, तो वो पूर्ण शाखा होता है। ये शाखा मेवा चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, जो कि 1303 में घटित हुआ। ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। इसके बाद में क्या होता है कि युद्ध लड़ते हुए राहुल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और चित्तौड़ दुर्ग पर, ये चित्तौड़ है माना, इस चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी इस पे अधिकार करते हैं 26 अगस्त 1303 को। और ये इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर देते हैं, अपने पुत्र खिजर खां के नाम पे कर देते हैं। और यहाँ का किलेदार किसे बना देते हैं? खिजर खां को यहाँ का किलेदार बना देते हैं। यहाँ मतलब इस तरह से चित्तौड़ में एक दरवाजा है जो कि अष्ट धातु का दरवाजा है। इस अष्ट धातु के दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं, और जब शाहजहां लाल किले को बनवाते हैं तो उस समय इसे शाहजहां अपने मुख्य दरवाजा यानी लाल किले के मुख्य दरवाजा बनाते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि अंत में जवाहर सिंह, जो कि भरतपुर के शासक थे, जवाहर सिंह इसे उखाड़कर लाल किले से लेके आ जाते हैं, और वर्तमान में यह दरवाजा लोहागढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। आप अगर देखने जाएंगे, कभी देखने का मौका मिले लोहागढ़, तो वहां का जो दरवाजा है, जो मुख्य दरवाजा है, वो पहले चित्तौड़ का दरवाजा हुआ करता था। अब क्या करते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, तो वह दुर्ग के अंदर जो बस्तियां थी उनमें कत्लेआम मचा देता है, और लगभग 30,000 लोगों को वो मार डालता है। 30,000 लोगों को कत्लेआम कर देता है। इसके बाद में एक ही यानी अलाउद्दीन खिलजी तो वापस दिल्ली चला जाता है, और किले का भार खिजर खां पे आ जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर भी अधिकार कर लिया था, और जालोर के जो मालदेव सोनगरा थे, शासक मालदेव सोनगरा, वो इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। मालदेव सोनगरा कानरदेव के भाई थे। इसके बाद क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो खिजर खां दिल्ली चले जाते हैं। खिजर खां दिल्ली चले जाते हैं और किलेदार मालदेव सोनगरा को बना देते हैं, और मालदेव सोनगरा जीवन भर इस किले की किलेदारी करते हैं। और उसके बाद में मालदेव सोनगरा की जब मृत्यु होती है तो इनका पुत्र पनवीर सोनगरा इसका किलेदार बनता है। और मालदेव सोनगरा को इतिहास में मूछाला मालदेव सोनगरा के नाम से जाना जाता है। इनकी बड़ी बड़ी मूछें थी,
इसलिए इन्हें मूछाला कहा गया। अब बनवीर सोनग्राम किलेदार है और इस तरफ दो सरदार सिसोदा गांव गए हुए थे। उस समय जिस समय एक आक्रमण हुआ तो दो गोहिल सरदार सिसोदा गांव गए हुए थे, सिसोदा गांव में थे। वहां से सिसोदा गांव से हरि सिंह के पुत्र, हरि सिंह सिसोदिया के पुत्र, यहां से सिसोदिया वंश की स्थापना हो गई। यानी गोहिल में सिसोदिया शाखा की स्थापना यहीं से हुई। हरि सिंह के पुत्र हमीर मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और बनवीर सोनगरा को मार डालते हैं। और उसके बाद में हमीर सिसोदिया यानी सिसोदिया वंश की स्थापना यहीं से हो गई। यानी गोहिल वंश में एक शाखा सिसोदिया ने चित्तौड़ पर शासन प्रारंभ कर लिया। तो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हमीर सिसोदिया को पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।